very good evening to all of you. My name is Prachi Tekniwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, as you know, this channel is for those students who are preparing for NTA UGC NET examination in Labour Law 455 and also for those who are preparing for other public sector examinations in Human Resource Management or IBPS Police Officer in Human Resource Management. Okay, so today we will discuss some of the things related to the industrial disputes. Okay, लास्ट टाइम हम लोग ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में जो है उसके फॉर्म्स को डिस्कस किया था एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड अबाउट द टाइप्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. राइट, आज हम लोग क्या करेंगे, आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ सेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. ओके, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके की स्ट्राइक्स हो जाती है, किसी तरीके का लॉकआउट होता है, तो ये जो सारी चीज़ें होती है, ये जो एक्चुअली में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है इनको सेटल करने के लिए हम लोग कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे. और आपको एक ध्यान रखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपकी यूनिट है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें जो भी चीज़ें रहेंगी आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है. ठीक है, कौन सी चीज़ें कब आई और उसमें क्या बेसिक चीज़ें थी, क्या डिफरेंस था, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए. ठीक है, तो क्लास को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, चलिए मूव करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, सेटलमेंट और डिस्प्यूट्स में पहले हम लोग कुछ की पॉइंट्स देखते हैं. तो इफ इंडस्ट्रियल पीस इज द बैकबोन ऑफ नेशन, strikes and lockouts are cancer for the same as they affect production and peace in the factories. ठीक है, अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को क्यों सेटल करना क्यों ज़रूरी होता है कि क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल पीस जो है वो अगर बैकबोन है नेशन का, ठीक है, तो स्ट्राइक और लॉकआउट क्या है, वो एक कैंसर है. ठीक है, जो क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन और पीस को, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है, जो शांति होती है, उसको क्या करते हैं वो लोग इफेक्ट करते हैं. ओके, फिर in the socio-economic development of any country, cordial and harmonious industrial relations have very important and a significant role to play. ठीक है, किसी भी जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी कंट्री का, ठीक है, अगर हम लोग सोशल रूप से उसको देखें, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं, तो कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे आपको एक हारमोनी लेके चलना जरूरी है. बिकॉज अगर शांति नहीं रहेगी, अगर सिर्फ डिस्प्यूट्स होते रहेंगे, तो आप काम कब करोगे. राइट, फिर इंडस्ट्री बिलोंग्स टू द सोसाइटी एंड देयरफॉर गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, जो इंडस्ट्री है, क्या माना जाता है कि जो इंडस्ट्री है वो सोसाइटी की है. क्यों माना जाता है ये, क्योंकि भाई इंडस्ट्री क्या कर रही है, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है. राइट, तो अगर उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है तो यानी सोसाइटी से बिलोंग कर रही है. एंड इसीलिए सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, एक हारमोनी क्रिएट करना, एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ पे एक पीस मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, फिर आगे, नाउ अ डेज इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर नॉट बाइपार्टाइट affair between the management and the workforce. ठीक है, तो बाइपार्टाइट मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ दो पार्टीज के बीच की बात नहीं रहेगी कि सिर्फ मैनेजमेंट है और सिर्फ वर्कफोर्स है. ठीक है, अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आपकी क्या होती है, इंक्लूड हो जाती है. राइट, तो ये थर्ड पार्टी कौन हो सकते हैं, गवर्नमेंट कंसर्न्स हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है बिकॉज कोई इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, तो अल्टीमेटली आपका जो नेशन है वो भी सफ़र करेगा. ठीक है, फिर आगे क्या है, गवर्नमेंट इज प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन. ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए इसीलिए गवर्नमेंट ने भी कई सारी चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस की, सो दैट कि जो इंडस्ट्रियल है, ठीक है, इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे एक पीस क्या कर सके, मेंटेन कर सके. ओके, द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैड देयरफॉर बिकम a tripartite affair between the employees, employer and the government concerned. ठीक है, अभी हम लोग ने बात की ना कि बाइपार्टाइट नहीं है, यानी अब सिर्फ दो पार्टीज की बात नहीं है, यहाँ पे तीन पार्टीज की बात हो रही है. पहले जहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट और वर्कफोर्स का रोल था, अब मैनेजमेंट भी है, वर्कफोर्स भी है और गवर्नमेंट भी है. ठीक है, गवर्नमेंट भी उसको पीस को मेंटेन करने के ऊपर काम कर रही है. फाइन, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं. It is possible to settle the industrial dispute if timely steps are taken by the management. ठीक है, ये जैसे अगर माना जाता है कि क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल किया जा सकता है, तो सेटल किया जा सकता है, लेकिन तभी जब आप
टाइमली एक्शन ले ले। अगर कहीं पे आग लगी, अगर हल्की चिंगारी लग रही है, आप उसको तुरंत बुझा दें तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा वो। लेकिन अगर आप उस आग को फैलने दोगे तो वो क्या होगा, सारी चीजों को जला के खत्म कर देगा, राइट। तो यहाँ पे भी वही चीज है, अगर इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिस्प्यूट हो रहे हैं, आप उनको अर्ली स्टेज पे अगर आप उसको टैकल कर लोगे तो वो बाद में क्या होगा, बाद में वो फैलेगा नहीं। ओके, अगर आपने उसको वैसे छोड़ दिया तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर है सच डिस्प्यूट्स कैन बी प्रिवेंटेड एंड सेटल्ड एमिकेबली। ठीक है, फ्रेंडली तरीके से इस डिस्प्यूट्स को खत्म किया जा सकता है, यहाँ पे इसको रोका जा सकता है। ठीक है, if there is equitable arrangement and adjustment between the management and the workers, अगर एक अरेंजमेंट जो है बना दिया जाए मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में, फाइन। तो यहाँ पे आपको हम लोग ने क्या चीजें देखा कि भाई जो डिस्प्यूट को सेटल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडस्ट्री होती है वो सिर्फ एम्प्लॉयर्स की नहीं होती बल्कि एक सोसाइटी से बिलोंग करती है। ओके, और अभी अगर कोई इंडस्ट्रियल पीस जो है वो बेस प्रोवाइड कर रहा है हमारे नेशन को, तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक, लॉकआउट से ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये एक तरह की ये डेंजरस है हमारी नेशन की ग्रोथ के लिए, हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, हमारी सोसाइटल ग्रोथ के लिए। ओके, तो हमें इसीलिए इसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, अब ये सिर्फ बाइपर्टाइट कंसर्न नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट और वर्कफोर्स की बात हो, यहाँ ट्राइपर्टाइट होने लगा, यानी कि गवर्नमेंट का रोल इसमें आने लगा है। ओके, अब तो ये बात होगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को क्यों कंट्रोल करना जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है इसके हमारी लाइफ में, एक इंडस्ट्री की लाइफ में। लेकिन अब हम आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको यूज करके हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये टेबल है जिसको हम लोग उन मशीनरीज की बात कर रहे हैं जिनको किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती है, जो भी प्रिवेंशन करने हैं, जो भी सेटलमेंट करने हैं, वो सारी चीजों की इसमें बात की जाती है। ठीक है, अब देखिए अभी क्या है इसमें, आप जब देखोगे ना तो इसमें 3 तरीके की बात आती है। पहला तो एक होता है कि कुछ गवर्नमेंट मशीनरी सेटअप हो रही है, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो रहा है कि दूसरा स्टैट्यूटरी मेजर्स है, यानी कि लॉ के अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इम्पॉर्टेंट है या बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सजेस्टेड है, ठीक है। और नॉन स्टैट्यूटरी वो हो रही है जो उन्होंने खुद की तरफ से कोई कदम उठाए हैं मैनेजमेंट ने और वर्कर्स ने इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, फाइन। तो यहाँ पे आपकी 3 चीज़ें आती हैं, नॉन स्टैट्यूटरी मशीनरी है, ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी है, उसके बाद स्टैट्यूटरी मेजर्स हैं और गवर्नमेंट मेजर्स है, ठीक है। हम लोग इनको एक एक करके पढ़ेंगे, आप इस टेबल को ध्यान से देखो पहले, ठीक है। नॉन स्टैट्यूटरी की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले कोड ऑफ डिसिप्लिन आता है। कोड ऑफ डिसिप्लिन हम लोग ने काफ़ी पढ़ा भी है इसके बारे में। फिर आता है ट्राइपर्टाइट मशीनरी आता है, ठीक है, ट्राइपर्टाइट मशीनरी यानी कि जिसमें कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के अलावा, ठीक है। फिर आता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि अगर जो डिसीजन बनाया जा रहा है, ठीक है, जो इंडस्ट्री के लिए डिसीजन लिया जा रहा है, अगर आप उसमें वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज वर्कर्स को भी इंपॉर्टेंस मिलेगी और वो किसी तरीके की प्रॉब्लम हर्डल्स क्रिएट नहीं करेंगे, फाइन। फिर एक कलेक्टिव बार्गेनिंग है जिसमें कि कलेक्टिव का क्या मतलब हुआ, एक साथ आना, ठीक है, यहाँ बार्गेन करना। तो यहाँ पे मैनेजमेंट और जो वर्कर्स होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव आपस में बात करके चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि दोनों को ही फायदा हो और दोनों का ही नुकसान कम हो, फाइन। फिर ये तो हो गया नॉन स्टैट्यूटरी मेजर, ठीक है। फिर अगर स्टैट्यूटरी मेजर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो किसका, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का। इसमें कई सारे प्रोविजंस और कई सारी चीज़ें दी गई, ठीक है। और इसके अलावा स्टेट एक्ट्स है, जो स्टेट लेवल पे एक्ट्स बने हैं, तो स्टैट्यूटरी मेजर्स आपके ये सारे होते हैं, ठीक है। अभी आईडी एक्ट में देखते हैं, आईडी एक्ट में यहाँ पर देखोगे वर्क कमेटी के सेटअप की बात की गई थी, कंसल्टेशन मेथड यूज किया गया था, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन यूज किया गया था, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी, ठीक है। इसके अलावा एडजुडिकेशन था, ठीक है। एडजुडिकेशन का में क्या होता है, यहाँ पे आपकी कोई न्यायिक मतलब कोई यहाँ पे जज करता है चीज़ों को, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, इसमें लेबर कोर्ट आते हैं,
इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आते हैं और नेशनल ट्रिब्यूनल आते हैं। ठीक है, अभी हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगर हम लोग कंसाइलेशन की बात करते हैं तो कंसाइलेशन करने के लिए कंसाइलेशन ऑफिसर और कंसाइलेशन बोर्ड का सेटअप होता है। फाइन, तो ये हमारे जो होते हैं ये हमारे स्टैट्यूटरी मेजर्स हैं जो बेसिकली स्टेट एक्ट तो एकदम अलग चलता है, वो स्टेट लेवल पे चलता है, लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये आपका नेशनल लेवल का एक्ट है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपकी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप कह सकते हो। ठीक है, फिर आता है गवर्नमेंट मशीनरीज है, तो गवर्नमेंट मशीनरीज में लेबर एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट एंड सेंट्रल लेवल्स पे जो होते हैं ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फाइन, तो ये एक टेबल है, आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट खींच के रख सकते हो। इसको आप देख, आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स है, कौन स्टैट्यूटरी मेजर्स है और कौन सी गवर्नमेंट मशीनरीज है। फाइन, अब हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे जो नॉन स्टैट्यूटरी मेथड्स हैं, इसमें सबसे पहला हमारा आता है कोड ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, कोड ऑफ डिसिप्लिन पे मैंने एक अलग से क्लास ली हुई है, आप इसको उस क्लास को भी देख लेना, उसमें आपको उसके सारी डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं जो कि वर्कर्स के लिए, ठीक है, वर्कर्स के लिए, यूनियंस के लिए और साथ ही साथ एम्प्लॉयर्स के लिए अलग अलग गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इसको 4 पार्ट में बांटा गया बेसिकली और इन चारों पार्ट में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस इसमें है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से पार्ट में किसके लिए गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड की गई है। फाइन, फिर इट फोकसेस ऑन प्रायर नोटिस फॉर स्ट्राइक्स, जैसे कि अगर स्ट्राइक्स की बात करते हैं तो इसमें वर्कर्स के लिए भी गाइडलाइन दी गई है, यूनियंस के लिए भी गाइडलाइन दी गई है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही, नोटिस पीरियड के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, आप जो है स्ट्राइक जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। ओके, फिर आपको किसी भी तरीके का डैमेज नहीं करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये भी वर्कर्स और आपके यूनियंस के लिए है। नो गो स्लो टैक्टिक्स, ठीक है, जो गो स्लो टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं स्ट्राइक में वो सारी चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी है। इट हैज़ मॉरल सैंक्शन ओनली एंड इट डज नॉट इंटेल एनी लीगल लाइबिलिटी और पनिशमेंट। ठीक है, ये सिर्फ मॉरल सैंक्शन होता है इसमें कोई भी किसी तरह की लाइबिलिटी और पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, जिनके लिए प्रोविजंस बने हुए हैं उन्हीं में ही आपकी पनिशमेंट और ये सारी चीज़ें जो बेसिकली डिफाइन होती है। ठीक है, तो कोड ऑफ डिसिप्लिन आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, चारों पार्ट्स इसके। ठीक है, फिर ट्राइपार्टाइट मशीनरी की हम लोग बात करते हैं, तो ट्राइपार्टाइट मशीनरी में कौन कौन से आते हैं, इसमें सबसे पहले इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है, फिर स्टैंडिंग लेबर कमेटी है, इंटरनेशनल कमेटी है, सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन कमेटी है और द कमेटी ऑन कन्वेंशंस। ठीक है, तो ये सारी कमेटी है जिसमें आपके तीनों रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वर्कर्स, यहाँ पे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, यहाँ पे वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और यहाँ पे एम्प्लॉयर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, और वो क्या है, दे आर बेसिकली ऑफ एडवाइजरी नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, एडवाइजरी नेचर के होते हैं, वो बाउंडेड नहीं है, दे प्रोवाइड द एडवाइस ओनली। फाइन, तो आपको ये कुछ टाइप मशीनरी आपकी है। अभी नॉन स्टैट्यूटरी मेथड में ही हम लोग आगे देखते हैं, तो इसमें एक आपका आता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में क्या है, इसमें बात करते हैं, इट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। अगर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात की जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये इंग्रेडिएंट है उसका। फिर इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू मैनेजमेंट विच ब्रॉट अबाउट न्यू सेट ऑफ वैल्यूज टू लेबर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अभी देखो हम लोग जब इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि आप उनको आज़ादी दे रहे हो अपने हिसाब से चीज़ों को चूज करने का। राइट, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो यहाँ पे भी वही करते हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में मानते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, ठीक है, ये वर्कर्स की ही उतनी ही है जितनी एक एम्प्लॉयर की है, तो इसलिए उनको भी हक मिलना चाहिए कि इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी चीज़ें करनी है वो लोग कर सके। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है। ठीक है, उनसे एक अच्छा रिलेशन बनाने का एक तरीका है ये बेसिकली। ओके, तो ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट जो है आपकी, अगर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। ओके, फिर आगे क्या है,
Workers participate in organizational decisions at board level through ownership, complete control और staff council एक्सेट्रा। ठीक है, तो वर्कर्स क्या कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन में बोर्ड लेवल पर, फिर ओनरशिप लेकर के, यानी कि जब वो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं तो इस तरह से भी वो कर सकते हैं, कंप्लीट कंट्रोल ले सकते हैं, स्टाफ काउंसिल जो है अरेंज कर सकते हैं। जैसे कई सारे तरीके से वो क्या कर सकते हैं, कंपनी के वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। फाइन। फिर आपकी बात करते हैं हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग की। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में बेसिकली क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में है वर्कर्स कलेक्टिवली बार्गेन फॉर देयर कॉमन इंटरेस्ट एंड बेनिफिट। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें वर्कर्स जो है ना वो बार्गेन करते हैं एक कॉमन इंटरेस्ट और बेनिफिट के लिए। ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट और बेनिफिट होता है एक ही होता है और वो एक साथ आते हैं, बार्गेन करते हैं मैनेजमेंट के साथ और अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैनेजमेंट भी अपनी बातों को रखने की कोशिश करता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट डज नॉट स्टार्ट विद डिस्प्यूट एंड एंड्स विद एग्रीमेंट। ठीक है, और ये डिस्प्यूट से स्टार्ट जो है नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्प्यूट से स्टार्ट होता है और एग्रीमेंट पे खत्म हो जाता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, चलता रहता है। फिर इट इज क्वाइट इफेक्टिव एज द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट जॉइंटली अराइव इन एमिकेबल सॉल्यूशन थ्रू नेगोशिएशन। इट इज बाइपार्टाइट इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स, तो यहाँ पे इसीलिए बाइपार्टाइट है। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भाई यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, ठीक है, और जो वर्कर्स हैं वो आपस में बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि दोनों की ही प्रॉब्लम दोनों को एक अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए, दोनों का ही नुकसान कम हो, दोनों की ही बातें रह जाएं। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है और बाइपार्टाइट है नेचर में। फाइन। Click the icon to watch more videos. Don't forget to like, share and subscribe the channel.